नमस्कार। नमस्कार। आमतौर पर हम सब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक मानते हैं, है ना? जी बिल्कुल, यही आम धारणा है। लेकिन आजकल ना कुछ अलग बातें भी सुनने में आ रही हैं। सर बेनेगल नरसिंह राव मतलब बी.एन. राव, उनकी भूमिका पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये चर्चा मैंने भी सुनी है कि शायद उनकी भूमिका भी उतनी ही अहम थी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर और सर बी.एन. राव दोनों का असल में क्या योगदान था, उनकी भूमिकाएं क्या वाकई अलग थीं, और ये जो नई बहस है इसके पीछे स्रोत क्या वजह बता रहे हैं। ठीक है। मतलब हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर ही बात करें, कोई बाहर की जानकारी नहीं, बस जो स्रोत कह रहे हैं उसे समझें और साफ करें। जी बिल्कुल, देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सर बी.एन. राव थे कौन, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए सर, बी.एन. राव अपने समय के बहुत ही माने हुए व्यक्ति थे। स्रोत बताते हैं कि वो एक अनुभवी इंडियन सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस ऑफिसर। अच्छा, आईसीएस थे वो। जी, और सिर्फ वही नहीं, वो एक बहुत काबिल न्यायवेद मतलब कानून के जानकार थे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी विशेषज्ञ थे। ओह। बाद में तो वो हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आईसीजे, उसके जज भी बने। तो आप समझ सकती हैं कि उनका अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव कितना जबरदस्त रहा होगा। हाँ, ये तो काफी प्रभावशाली है। तो उन्हें संविधान सभा में क्या जिम्मेदारी दी गई थी? सलाहकार थे वो? जी, उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। और सलाहकार के तौर पर उनका काम क्या था? ठीक ठीक। उनका मुख्य काम था संविधान का एक शुरुआती ढांचा, एक तरह से कहे तो पहली रूपरेखा तैयार करना। पहली रूपरेखा पढ़ा, उनका अध्ययन किया। 60 देशों के, बाप रे, तो बहुत ही बड़ा काम है। बिल्कुल, बहुत व्यापक रिसर्च था। फिर उन्होंने क्या किया कि जो संविधान सभा की अलग अलग समितियां थीं, उनकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया। अच्छा। और उन सब के आधार पर संविधान का एक पहला मसौदा, जिसे इनिशियल ड्राफ्ट कहते हैं, वो तैयार किया। ये काम उन्होंने अक्टूबर 1947 में पूरा किया था। इसमें एस.एन. मुखर्जी ने उनकी मदद की थी, जो उस वक्त चीफ ड्राफ्ट्समैन थे असेंबली सेक्रेटेरिएट में। तो ये जो पहला ड्राफ्ट था अक्टूबर 47 वाला, इसमें क्या खास बातें थीं? इस ड्राफ्ट में, जैसा स्रोत बताते हैं, 240 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थीं। 240 अनुच्छेद? जी, और इसमें आज के संविधान के कई जरूरी हिस्से शामिल थे, जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, केंद्र सरकार का ढांचा कैसा होगा, संसद, न्यायपालिका, ये सब। मतलब काफी कुछ था उसमें। हाँ, काफी विस्तार से था। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस ड्राफ्ट की मार्जिन में, मतलब हाशियों में, अक्सर ये लिखा होता था कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या प्रेरित है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रेफरेंसिंग हुई। एक तरह से पूरा कच्चा नक्शा तैयार था रेफरेंस के साथ। हाँ, कह सकते हैं, एक आधार तैयार हो गया था। तो फिर इस ड्राफ्ट का महत्व क्या माना जाए? मतलब फाइनल तो ये नहीं था। नहीं, फाइनल बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने सारी समितियों की जो अलग-अलग सिफारिशें थीं, उनको एक जगह लाकर एक शक्ल दी। अच्छा, एक इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। और इसी ड्राफ्ट को आधार बनाकर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति थी, उसने आगे काम किया। एक स्रोत तो राव को संविधान का आर्किटेक्ट मतलब शिल्पकार कहता है, और अंबेडकर को फादर यानी जनक, शायद भूमिकाओं के फर्क को समझाने के लिए। आर्किटेक्ट और फादर, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि राव का ड्राफ्ट एक शुरुआती बिंदु था। इसमें कुछ चीजें, जैसे नागरिकता के नियम या निर्देशक सिद्धांत, वो राव ने सलाहकार के तौर पर जोड़ी थी। उन पर अभी सभा में चर्चा होनी बाकी थी, मुहर लगनी बाकी थी। समझ गया। तो वो एक एक्सपर्ट एडवाइजर थे जिन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है। तो ये थी सर बी.एन. राव की भूमिका। अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर। जी। उनका तो संविधान से रिश्ता बहुत पुराना और गहरा था, है ना? जी बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर की तो बात ही अलग है। उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि बहुत जबरदस्त थी। अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, सब में ऊंची डिग्रियां थी उनके पास। हाँ, कोलंबिया, LSE। जी, और वो कोई नए नहीं थे संवैधानिक बहसों में। वो तो 1919 से ही सक्रिय थे। जैसे साउथबरो समिति के सामने उन्होंने दलितों के लिए अलग वोटिंग अधिकार की मांग रखी थी। हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है। और फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उससे भी उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। और ये सिलसिला रुका नहीं, आगे भी चलता रहा। हाँ बिल्कुल, लगातार तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उनकी भूमिका बहुत अहम थी, खासकर दुनिया का ध्यान दलितों की जो स्थिति थी उस पर लाने में। पूना पैक्ट भी तो इसी दौरान हुआ था। जी, पूना पैक्ट भी इसी संदर्भ में आता है। फिर 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
उसको बनाने में भी उनकी एक प्रमुख भूमिका थी। मतलब वो लगातार इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। और फिर संविधान सभा में आने से पहले भी जब वो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर थे, तब भी तो उन्होंने काफी काम किया था। हाँ, वो दौर भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि श्रम सदस्य के तौर पर उनका काम गजब का था। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, अच्छा। महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, काम के घंटे 14 से घटाकर 8 करवाना, सामाजिक सुरक्षा की बात, न्यूनतम मजदूरी तय करना, ये सब उनकी देन मानी जाती है। अरे वाह, ये तो बड़े सुधार थे। और इतना ही नहीं, जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दामोदर घाटी, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, इनकी योजना और शुरुआत का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, और जब संवैधानिक सुधारों की बात चल रही थी, क्रिप्स मिशन आया, वेविल प्लान, कैबिनेट मिशन, तब भी उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे। उनका एक मशहूर मसौदा था राज्य और अल्पसंख्यक, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। तो मतलब संविधान सभा में आने से पहले ही वो पूरी तरह से तैयार थे, जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन उनका संविधान सभा में चुना जाना उतना आसान नहीं था। शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में कांग्रेस का विरोध था। तो पहली बार वो बंगाल से चुने गए थे, मुस्लिम लीग की मदद से। लेकिन विभाजन के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई। ओह, फिर दोबारा चुनाव हुआ, इस बार बॉम्बे से। कहा जाता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने उनके लिए सीट खाली की, और राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जैसे बड़े नेताओं को भी एहसास हुआ कि भाई, संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का होना बहुत जरूरी है। उनकी कानूनी समझ और अनुभव, हाँ, उनकी जरूरत महसूस की गई। बिल्कुल। तब वो दोबारा चुने गए, और सभा में जब उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ, नेहरू जी ने किया था, उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया वो बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसके बाद वो कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य बने। सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, और राष्ट्रीय ध्वज पर जो एडहॉक समिति बनी थी, उसके भी सदस्य थे। और तिरंगे में अशोक चक्र का सुझाव भी उन्हीं का ही था। जी हाँ, पहले चरखा था गांधी जी का, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सुझाव था कि उसकी जगह अशोक चक्र को अपनाया जाए, जो उन्होंने मान लिया। और फिर आई सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की। जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया। 7 सदस्य थे इसमें। हाँ, 7। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है, जो समिति के ही एक सदस्य थे, टी कृष्णामाचारी, उन्होंने बाद में सभा में बताई थी। अच्छा, क्या बात थी वो? कृष्णामाचारी जी ने बताया कि असल में ड्राफ्टिंग का लगभग सारा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ गया था। क्या अकेले उन पे? क्यों, बाकी सदस्य? उन्होंने गिनाया बकायदा कि एक सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका चले गए थे, एक और थे जो रियासतों के मामलों में बहुत व्यस्त रहते थे, और बाकी 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे या फिर उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। अरे बाप रे, मतलब 7 में से असल काम मुख्यतः डॉक्टर अंबेडकर ही कर रहे थे। जी, कृष्णामाचारी के शब्दों में तो यही लगता है। उन्होंने कहा कि इन सब वजहों से ड्राफ्टिंग का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा, और उन्होंने अपनी खराब सेहत के बावजूद इसे निभाया। तो प्रारूप समिति ने क्या किया, उन्होंने BN राव के ड्राफ्ट को बहुत बारीकी से जांचा, उस पर जो पब्लिक की राय आई थी, सुझाव आए थे, उनको शामिल किया, और फिर फरवरी 1948 में एक संशोधित ड्राफ्ट पेश किया सभा में। अच्छा, फरवरी 48 में? जी। इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, राव वाले ड्राफ्ट से ज्यादा। और इसके बाद शुरू हुई असली बहस। हाँ जी, इसके बाद शुरू हुआ सभा में सबसे महत्वपूर्ण काम, इस ड्राफ्ट पर क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब एक एक अनुच्छेद पर, एक एक शब्द पर लंबी और कई बार तीखी बहसें हुई। और इन बहसों में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या रही? वो तो अध्यक्ष थे समिति के। वो सिर्फ अध्यक्ष नहीं थे, वो इन बहसों के केंद्र में थे। सोचिए, स्रोत बताते हैं कि कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए थे। 7,635? जी, जिनमें से करीब 2,500 2,473 पर तो सभा में बाकायदा चर्चा हुई। बाप रे। और अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग हर मुद्दे का जवाब दिया, चाहे वो कानून की कोई बहुत बारीक बात हो या इस संविधान का कोई दार्शनिक पहलू। उन्होंने हर शंका का समाधान किया, हर आलोचना का तर्क के साथ जवाब दिया।
मतलब वो डिफेंड कर रहे थे ड्राफ्ट को। डिफेंड भी कर रहे थे और जहां जरूरत लगी वहां संशोधनों को स्वीकार भी कर रहे थे। वो समझा रहे थे, तर्क दे रहे थे। कहा जाता है कि अक्सर उनके जवाब ही फाइनल माने जाते थे। वो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं कर रहे थे, वो संविधान की आत्मा गढ़ रहे थे, उसे सदन से पारित करवा रहे थे। जाहिर है जब संविधान आखिरकार बनकर तैयार हुआ होगा नवंबर 1949 में, तो उनके इस काम की बहुत तारीफ भी हुई होगी। हाँ, बहुत तारीफ हुई। स्रोत बताते हैं कि सभा के कई सदस्यों ने अपने भाषणों में खुलकर उनके योगदान को सराहा। जैसे कुछ उदाहरण हैं जी, जैसे एक सदस्य थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी ज्ञान, उनकी मेहनत, उनके कौशल की बहुत तारीफ की। एक और सदस्य थे श्यामानंदन सहाय। उन्होंने तो उन्हें संविधान का महान वास्तुकार कह दिया। महान वास्तुकार। हाँ, आर.वी. धूलेकर ने उनके काम को हरक्यूलियन बताया, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन और बड़ा काम। और जो सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुनना ये संविधान सभा का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला था और उन्होंने अपनी योग्यता और लगन से इस पद की गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ाया। ये तो बहुत बड़ी प्रशंसा है खुद सभा के अध्यक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल। तो एक तरफ हम देख रहे हैं सर बी.एन. राव का महत्वपूर्ण शुरुआती काम, वो ड्राफ्ट तैयार करना, रिसर्च करना, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का वो अथक परिश्रम, वो नेतृत्व जिसने बहसों के बीच संविधान को अंतिम रूप दिया। तो फिर ये हालिया बहस क्यों छिड़ गई है कि राव की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी या अंबेडकर के बराबर थी? स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम सिर्फ भूमिकाओं के आधार पर देखें, जो काम उन्होंने किए, तो क्या फर्क साफ नजर आता है? हाँ, अगर हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए तथ्यों और कामों को देखें तो भूमिकाओं का फर्क बिल्कुल साफ है। बी.एन. राव एक बेहद काबिल और सम्मानित सिविल सर्वेंट थे, एक न्यायविद, एक सलाहकार थे। उनका काम था रिसर्च करना, दुनिया भर के संविधानों से जानकारी जुटाना, कानूनी सलाह देना और एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करना। मतलब एक एक्सपर्ट का काम। जी, एक टेक्नोक्रेट, एक ब्यूरोक्रेट की भूमिका थी उनकी। वो सभा की सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। हाँ, वो चुने गए थे। उन्होंने राव के ड्राफ्ट को सिर्फ सुधारा या बदला नहीं, बल्कि उसे सभा के पटल पर रखा, उस पर महीनों तक चली बहस का संचालन किया, हजारों संशोधनों को देखा परखा, जवाब दिए और संविधान के सिद्धांतों और उसके दर्शन को अंतिम रूप दिया। उन्होंने सिर्फ तकनीकी काम नहीं किया, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान किया। तो दोनों भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं पर अलग-अलग थीं। बिल्कुल। एक ने नींव रखी सलाहकार के तौर पर, दूसरे ने अध्यक्ष के तौर पर उस नींव पर पूरी इमारत खड़ी की, उसे अंतिम रूप दिया। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कभी इस तरह की बातों पर कुछ कहा था कि उनकी भूमिका को कम करके आंका जा रहा है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अंबेडकर राइम्स नाम के एक लेख का स्रोत बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उन दावों का खंडन किया था जो इनकी भूमिका को कम आंकते थे। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ड्राफ्टिंग का ज्यादातर बोझ असल में उन पर और समिति के जो सेक्रेटरी थे एस.एन. मुखर्जी, उन पर ही था। ये बात उन्होंने खुद कही थी। और उनका वो मशहूर कथन भी हमें याद रखना चाहिए जो उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में कहा था। कौन सा कथन? उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे निकले तो वो निश्चित रूप से बुरा साबित होगा। और फिर कहा, संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों तो वो अच्छा साबित होगा। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब असल चीज लागू करने वालों पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बनाने तक ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि उसके भविष्य को लेकर भी चिंतित थे। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, तस्वीर यही उभरती है कि संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ी, जटिल और सहयोगात्मक प्रक्रिया थी। इसमें कई लोगों का योगदान था, ये सच है। हाँ। सब बी.एन. राव ने अपनी विशेषज्ञता और मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव रखी। खासतौर वो पहला ड्राफ्ट बनाकर और रिसर्च करके उनकी भूमिका एक कुशल सलाहकार की थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। और डॉक्टर अंबेडकर वो मुख्य शक्ति थे, वो नेता थे जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर उस नींव पर संविधान की भव्य इमारत खड़ी की। उन्होंने उसे तराशा, बहसों की कसौटी पर कसा, हजारों संशोधनों से निपटा और उसे वो अंतिम स्वरूप और दर्शन दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो एक ने नक्शा बनाया सलाहकार के तौर पर। हाँ, कह सकते हैं।
और दूसरे ने उस नक्शे को हकीकत में बदला, उसमें जान फूंकी और उसे पास करवाया मुख्य निर्माता के तौर पर। दोनों का योगदान अहम था, इसमें कोई शक नहीं, पर उनकी भूमिकाएं साफ तौर पर अलग थीं। ये संहिता वाकई जरूरी है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, पर नेतृत्व और मुख्य जिम्मेदारी किसकी थी, ये भी साफ है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया की जटिलता को भी दिखाता है। और ये जानना आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने उसी संविधान सभा में एक चेतावनी भी दी थी, अगर आपको याद हो। कौन सी चेतावनी? उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। विरोधाभासों का जीवन? हाँ, उन्होंने कहा कि राजनीति में तो हम समानता को मान लेंगे, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, लेकिन हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसमें हम समानता को नकारते रहेंगे। हाँ, ये बात तो बहुत मशहूर है उनकी। उन्होंने आगाह किया था कि अगर हमने इस विरोधाभास को, मतलब सामाजिक और आर्थिक असमानता को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं किया, तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही उड़ा देंगे जिसे हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया। ये चेतावनी तो आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। तो इस सब चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे संविधान बनाने में सलाहकार की भूमिका यानी सर बी.एन. राव की और मुख्य निर्माता की भूमिका यानी डॉक्टर अंबेडकर की अलग अलग थीं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक ने आधार तैयार किया, दूसरे ने उसे अंतिम रूप दिया, उसे दिशा दी और सदन से पारित करवाया। जी। तो ऐसे में आज ये सोचने वाली बात है कि जब संविधान बनाने वालों की भूमिका पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं या उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश हो रही है, जैसा एक स्रोत बताता है, तो संविधान की जो मूल सिद्धांत हैं, जो उसके मूल्य हैं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उन्हें बनाए रखने में हमारी, मतलब समाज की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है? ये अहम सवाल है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सामाजिक और आर्थिक असमानता के बने रहने के खतरे की बात की थी, वो विरोधाभास, क्या वो चुनौती आज भी हमारे लोकतंत्र के सामने उतनी ही बड़ी या शायद और बड़ी होके खड़ी नहीं है? इस पर विचार करना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।